स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं पूर्वा और हम क्लास 9th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स के टाइप भी डिस्कस किए थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों एटॉमिक मास। जैसा कि हम एटम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम की साइज बहुत ही स्मॉल होती है, राइट। तो अगर एटम की साइज बहुत स्मॉल है तो अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूँ, मान लो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ से एटम को अलग नहीं कर सकती। जब एटम को अलग नहीं कर सकती तो एटम का यहाँ पर बच्चों आपको एब्सोल्यूट मास नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं मिल सकता। इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब भी किसी एटम का मास निकालना है तो हम यहाँ पर एक टर्म यूज में लेते हैं, वो है बच्चों रिलेटिव मास। क्या निकाल सकते हैं हम? एब्सोल्यूट मास तो नहीं निकाल सकते, बट रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है। रिलेटिव मास का मतलब होता है बच्चों, आपने एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इसके बाद मान लो तीन अलग अलग एलिमेंट्स है, ए, बी और सी, ठीक है। अब अगर मुझे ए, बी, सी का मास निकालना है तो वो मैं किसके रेफरेंस में निकालूंगी? जो भी फिक्स्ड एटॉमिक मास होगा, ठीक है। फिक्स्ड एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में क्या करा मैंने? ए का मास निकाल लिया, बी का मास निकाल लिया, सी का भी मास निकाल लिया। और ये जो मासेस हमें मिलेंगे इन्हें क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है दैट इज डिफाइंड एज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। मतलब हम क्या करते हैं कि जो भी एटम के मासेस हैं उन सबका एवरेज लेते हैं। तो बात आती है कि कोई भी एटम के बहुत सारे मासेस कैसे हो सकते हैं, तो आइए वो समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले, मतलब ऐसा है कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन को एज ए फिक्स एटम कर दिया कि इस एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मास हम किसके रेफरेंस में निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकालेंगे। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में हमें तीन फॉर्म्स में मिलता है, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्रिटियम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास एक बार 1 मिला हमें, एक बार 2 मिला, एक बार क्या मिला? 3 मिला। अलग अलग मासेस मिलने की वजह से यहाँ पर हमने इनके एक एवरेज निकाल दिया और एवरेज की वैल्यू है बच्चों 1.003 AMU, और AMU को अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बट जब हाइड्रोजन को आपने एक फिक्स एलिमेंट लिया तो यहाँ पर देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बच्चों, किससे? कार्बन से। किससे रिप्लेस कर दिया इस हाइड्रोजन को? कार्बन से रिप्लेस कर दिया। और अब इस कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि जिन भी एलिमेंट का आपको मास निकालना है तो किसको भी फिक्स लेके चलना है? यहाँ पे कार्बन को लेके चलना है। कार्बन जो होता है, कार्बन भी वापस तीन फॉर्म्स में मिलता है। कितनी फॉर्म्स में मिलता है बच्चों? तीन, C12 और एक और होता है आपका C14, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो C14 है ये यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो खुद में से रेडिएशन निकाल के खुद को ही खत्म कर लेता है। उस फॉर्म को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? C14 फॉर्म बोलते हैं। तो मेनली हमने किसको स्टैंडर्ड रखा है? यहाँ पे कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रखा। किसको स्टैंडर्ड रखा? कार्बन 12 को। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? एक तो C12 और एक और C14। इन दोनों के बेसिस पे ये तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे क्योंकि एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है, तो केवल किसे काउंट किया हमने? C12 को। और यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। जब इसे स्टैंडर्ड फिक्स किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि अलग अलग एलिमेंट का मास कैसे निकलता है वो देखते हैं। कार्बन का हमने 1/12 को फिक्स कर दिया कि जैसे अलग अलग एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? Na। एक और मान लो सल्फर, जिसका सिंबल होता है S। सोडियम का मास होता है बच्चों 23 AMU और सल्फर का मास कितना होता है? 32 AMU। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि सोडियम का मास 23, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा यहाँ पर कि सोडियम का एक एटम कार्बन के 1/12, मतलब जो भी कार्बन का 1/12 है उससे कितना टाइम्स हैवियर है? 23 टाइम्स हैवियर है। बात करूँ सल्फर की, तो सल्फर के लिए भी अपन वापस क्या बोलेंगे कि सल्फर का जो मास है वो, मतलब सल्फर के एक एटम का मास कार्बन से 1/12 टाइम, मतलब 1/12 32 टाइम्स हैवियर है। कितने टाइम्स हैवियर है कार्बन? 1/12 से 32 टाइम्स। सोडियम की बात करें तो कितना हो गया?
1/12 कार्बन से 23 टाइम्स हैवियर है। और इसे क्या बोला बच्चों हमने यहाँ पे एटॉमिक मास बोल दिया। क्या बोला हमने इसे? एटॉमिक मास। जितने भी एटॉमिक मासेस हम आज पढ़ते हैं ये सारे रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं? ये सारे कार्बन 1/12 के रिस्पेक्ट में। ये C1/12 किसका है? यहाँ पे कार्बन का है। तो कार्बन 1/12 के रिस्पेक्ट में हमने सारे मासेस के यहाँ पर कैलकुलेशंस करी है। अब इसके बाद में हम एक ये डेफिनेशन देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 1/12 टाइम्स एन एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 ऑफ कार्बन एटम। यही तो पढ़ रहे थे अपन। सोडियम का मास अगर 23 है तो क्या बोला था मैंने? C1/12 से 23 टाइम हैवियर है। सल्फर के लिए क्या बोला था? सल्फर का जो मास है वो C1/12 से 32 टाइम्स हैवियर है। हाइड्रोजन क्या देखें तो 1 टाइम्स हैवियर हो जाएगा 1/12 से। फिर कार्बन भी तो स्टैंडर्ड ही ले लिया। नाइट्रोजन का कितने टाइम्स हैवियर हो जाएगा? यहाँ पे 14 टाइम्स हैवियर हो जाएगा C1/12 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट्स के मासेस लिखे हैं इनके बारे में। अलग अलग एलिमेंट्स देखो, सबसे फर्स्ट है बच्चों आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है? H, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है इसका? 1। बात करें कार्बन की तो क्या हो जाएगा इसका मास? 12। नाइट्रोजन तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 14। बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का कितना मास हो जाएगा बच्चों? 16। बात करें सोडियम की तो सोडियम का कितना मास होता है बच्चों यहाँ पर? 23। मैग्नीशियम मास कितना आता है इसका? 24। मतलब ये C1/12 से कितना टाइम्स हैवियर है बच्चों यहाँ पे? 24 टाइम्स हैवियर है। बात करते हैं सल्फर की तो सल्फर का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32। क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 40। तो ये जो पूरी टेबल है ये सारे मासेस बच्चों अभी आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी कंपाउंड का मास आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। कंपाउंड हो गए, अलग अलग मतलब केमिकल्स दे दिए, तो उसमें ये सारे मासेस आपको काम आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो टेबल है आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है और इसको 2 या 3 बार रिवाइज करनी है। जब आप खुद से रिवाइज करेंगे तो सारे मासेस आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर हमें पढ़ना है आयंस क्या होते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो यहाँ हम देखते हैं कि आयंस क्या होंगे। आयंस का मतलब होता है कि जब भी कोई एटम स्टेबल नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है बच्चों? लूज। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों? ये यहाँ पर आयन बना लेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आयन की क्या डेफिनेशन होती है। एनी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, कोई भी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। अब आयन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बच्चों एनायन और एक और क्या होते हैं? केटायन। तो अब इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, वन इज एनायन एंड अनदर इज केटायन। तो देखते हैं एनायन क्या होते हैं। एनायंस होते हैं बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम उस एटम को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एनायन बोलेंगे। मतलब मैं बात करूँ क्लोरीन की तो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या बना लेता है? Cl-। क्या बना लेता है? Cl-। मतलब Cl को, जो Cl- है इसको क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर? इट इज एन एनायन। अब एक और बात करते हैं, जैसे कि मान लो कोई केटायन का मतलब क्या होता है? केटायन का मतलब होता है बच्चों जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या बना लेगा? Na+ बना लेगा। तो हम इसे क्या बोल देंगे यहाँ पे? इट इज अ केटायन। तो आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसी टाइप से केटायन पे क्या चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आया होगा ना समझ में कि क्या होता है केटायन और क्या होता है एनायन। जैसे कि सबसे सिंपल से एग्जांपल लें अपन NaCl। NaCl कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल होता है जब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो NaCl, NaCl में Na तो होता है बच्चों पॉजिटिव और Cl क्या होता है? नेगेटिव। 2 चार्जेस हो गए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि बताओ उसमें केटायन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? Na+, क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा आ रहा है बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
बात करें यहाँ पर एनायन की, तो एनायन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, और वो किस पे आ रहा है, क्लोरीन पे, मतलब क्लोरीन क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, एनायन बन जाएगा। तो ये हमने NaCl, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं Na प्लस केटायन, और इसी के साथ साथ Cl माइनस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एनायन भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो टर्म आती है वो आती है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब होता है कि जिस ऐसे आयन जहाँ पर बहुत सारे एटम एक साथ हो, जैसे कि यहाँ देख रहे थे तो यहाँ केवल कौन था, क्लोरीन, यहाँ देख रहे थे तो केवल कौन था बच्चों, सोडियम। बट जब हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करेंगे तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले रखा है NH4+। क्या एग्जाम्पल लिया बच्चों ये यहाँ पर NH4+। तो क्या देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक और क्या प्रेजेंट है बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या देखेंगे, NH4+ क्या बन जाएगा, एक पॉलीएटॉमिक आयन। बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की, क्या नाम होता है बच्चों इसका यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड नाम ही ऐसे बना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो जहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट है OH- की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो हाइड्रोक्साइड के भी अंदर एक से ज्यादा टाइप के एटम है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन का सिंपल सा आप क्या मतलब समझ सकते हैं कि ऐसे आयन जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, सच आयंस आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। और डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार अपन इसकी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी अ चार्ज ऑन दैम, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ एटम्स, और इस पे चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे +1, यहाँ कितना आ रहा है -1, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, पॉलीएटॉमिक आयन। स्टूडेंट जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो आप जल्दी से क्या लिख देंगे, NaCl। अगर मैं आपको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो तो आप क्या लिख दोगे, CO2। ये फॉर्मूलाज आप कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको लर्न है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सोडियम क्लोराइड ना लिख के सोडियम नाइट्रेट लिखना है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड का नेम गिवन है अगर, तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप होती है केमिकल, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला कोई भी लिखना है तो उस फॉर्मूले को लिखने के लिए जो टेबल मैंने बोर्ड पे लिखी है आपको ये सबसे पहले लर्न होना जरूरी है, क्योंकि ये टेबल लर्न नहीं होगी तो जो आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट के ऊपर कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं, ये चार्जेस नहीं पता चलेंगे तब तक आपको केमिकल फॉर्मूला आप इजीली नहीं लिख सकते, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि यहाँ पर किस किस तरीके से हमने अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस लिख रखे हैं। सबसे फर्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर +1 चार्ज वाले, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब कितने हैं यहाँ पर, ये सब यहाँ पर इन सब पर +1 चार्ज इन चारों पर। बात आती है +2 चार्ज की, तो उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। कॉपर का ध्यान रहे कि कॉपर दो स्टेट में होता है, एक तो +2 और एक क्या आता है बच्चों यहाँ पे +1। तो अगर मैं +1 की बात करूं तो +1 का नाम होता है बच्चों क्यूपरस, क्या नाम होता है इसका, क्यूपरस। और +2 की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूपरिक, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका यहाँ पे, क्यूपरिक। और +1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूपरस। फिर अपन देखते हैं एल्यूमिनियम, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों, +3 होता है। जैसे कि आप आयरन में देख रहे हैं, आयरन में यहाँ कितना चार्ज लिखा हुआ है, +2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयरन पे +3 चार्ज भी होता है, कितना चार्ज होता है, +3। जैसे कि कॉपर पे क्या रहा था, कॉपर पे भी दो चार्जेस थे, एक तो +1 और एक +2, हाँ उसी टाइप से आयरन पे भी +2 और +3 दोनों चार्जेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका नाम क्यूपरस था, जो जिसपे +1 चार्ज था, जिसपे कम चार्ज था उसको हमने बोला था क्यूपरस। उसी टाइप से जिसपे ज्यादा चार्ज था उसको क्या बोला, क्यूपरिक। उसी टाइप से आयरन का नाम होता है बच्चों यहाँ पे, जो कम चार्ज वाला उसका नाम होगा यहाँ पे फेरस, और जो ज्यादा चार्ज वाला है इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेरिक। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, जिसमें भी +1 चार्ज ही होता है। बात आती है हाइड्राइड की, तो देखो जिन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, अगर ये केवल एक सिंगल
एटम है, सिंगल एटम है, तो इनके पीछे, नाम के पीछे क्या लग जाएगा, आइड। क्या लग जाएगा, आइड। ऐसा समझ लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके सरनेम क्या है, आइड है, वैसे इन सब का भी है कि ये जैसे हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन, पर पीछे क्या लग गया, आइड। क्यों लग गया, क्योंकि ये यहाँ पर सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में है, ठीक है, सारे एक एक एटम्स हैं, मतलब सिंगल एटम्स होने की वजह से या फिर सेम टाइप के एटम्स होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम के पीछे आइड लग जाएगा। बट यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होना भी जरूरी है। जैसे क्लोरीन का क्या बन गया, क्लोराइड, ब्रोमाइन का क्या बन गया, ब्रोमाइड, आयोडीन का क्या बन गया, आयोडाइड। बात करें ऑक्सीजन, इसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, सल्फर दैट इज सल्फाइड। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन से क्या बन गया यहाँ पे, नाइट्राइड। बस ये ध्यान रखना नाइट्राइड में केवल अपना -3 ही है, बाकी इसके अलावा ये सारे हो जाएंगे यहाँ पर -1 चार्ज के, और ऑक्सीजन और सल्फर किसके हो जाएंगे यहाँ पे, -2 चार्ज के हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस की। अभी हमने डिस्कस किया था पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब क्या होता है, ऐसे आयंस जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, सारे एटम, मतलब ये जो एटम है हाइड्रोजन का, ये जो है वो भी किसका है, केवल क्लोरीन, ये वाला केवल ब्रोमीन। बट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ साथ में है। तो ऐसे आयंस को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। अब पॉली एटॉमिक आयन के अंदर सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4+1। हाइड्रोक्साइड, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बन रहे हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, OH-। बात आती है नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट का आ जाएगा अपना NO3-। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे देखो कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों CO3(2)। क्या होता है कार्बोनेट का, CO3(2)। तो हमने क्या लगा दिया इसमें आगे, हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCO3-, ठीक है। और एक और चीज कि यहाँ पर कितना चार्ज है, -2, यहाँ पर कितना है, -1। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया बच्चों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लग जाने की वजह से उसका एक जो चार्ज है वो क्या हो गया, हट गया। आप उसका ऐसे ध्यान रख सकते हो, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो एक चार्ज हट गया, तो -2 से क्या चार्ज हो गया, -1। अब नेक्स्ट आता है सल्फाइड, सल्फेट, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है SO4(2)। तो अगर मैं इस पे ITE पे जाती हूँ, ATE से कहाँ जाती हूँ, 8 ठीक है, यहाँ था अपना IDE, तो IDE वाले तो सारे अलग हो गए, सेम टाइप के एटम्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टाइप के एटम्स आ रहे हैं, तो एक तो होगा 8 और एक और क्या होगा, 8। अगर 8 पता है तो हम 8 लिख सकते हैं। 8 का फॉर्मूला होता है बच्चों SO4(2)। क्या होगा 8 का, सल्फेट का SO4(2)। सल्फाइड में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ कितने हैं, 3। तो क्या चार्ज तो सेम रहेगा, यहाँ SO4(2)है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका SO3(2)। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला आ जाएगा आपका यहाँ पे PO4(3)। ठीक है, तो ये जो पूरी टेबल है इसको आपको एक बार मेमोराइज करनी है। फिर जब ये टेबल लर्न हो जाएगी तो अब मैं आपको रूल सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं।